हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका रीट मेंस का एग्जाम जनवरी में होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और लगभग आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोगों के सिलेबस में जो पहला पार्ट दिया गया है उसे मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ राजस्थान बोर्ड की किताबों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। और ये राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने कंप्लीट पढ़ाई हैं। उसके बाद अभी जो वीडियो आया है उसमें मैंने एक किताब को एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप अभी वाली वीडियो देख सकते हैं। आज ये मैं पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर आपका हुआ था 2023 में, 25 फरवरी 2023 में। लेवल 1 का ये पेपर है, प्राइमरी लेवल का ये पेपर है। तो इसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसे मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ और आप लोगों का उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी है, लाइक भी की है, शेयर भी की है। इसे आज मैं दोबारा सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि तब मैंने जब उसे सॉल्व करवाया था तब मैंने डिटेल में आंसर नहीं बताए थे। आज मैं डिटेल में आंसर भी बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 150 प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? पहला विकल्प है आरक्षित वन, दूसरा है अनारक्षित वन, तीसरा है सुरक्षित वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो वह है अनारक्षित वन। राजस्थान के वनों को प्रशासनिक रूप से आरक्षित, संरक्षित या सुरक्षित और अवर्गीकृत वन में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अनारक्षित वर्ग प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है, तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इनमें इनके बारे में जान भी लीजिए जो विकल्प लिखे हुए हैं। आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत शासित हैं और इनमें सख्त सुरक्षा उपाय हैं। पूर्व अनुमति के बिना शिकार, चराई जैसी गतिविधियां निषिद्ध हैं। सुरक्षित वन ये आरक्षित वनों की तुलना में कम कड़ाई से विनियमित हैं, जिससे स्थानीय समुदायों द्वारा सीमित उपयोग की अनुमति मिलती है। और अवर्गीकृत वन जो है, इन वनों को विशेष रूप से आरक्षित या सुरक्षित के रूप में नामित नहीं किया गया है। अक्सर इनमें क्षतिग्रस्त वन भूमि या स्थानीय समुदायों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये आपको साथ में याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? पहला विकल्प है महाराणा मोकल, दूसरा विकल्प है भोज परमार, तीसरा विकल्प है महाराणा अरी सिंह और चौथा विकल्प है नागभट्ट प्रथम। तो चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? भोज परमार। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको याद रखना है। परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक भोज परमार को त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका धार्मिक और स्थापत्य महत्व है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य रीदीठ सु हरजस काई है। राजस्थानी लोक साहित्य रीदीठ सु हरजस काई है। पहला विकल्प है लोक गाथा, दूसरा है ख्याल, तीसरा है पवाड़ा और चौथा है लोकगीत। तो लोकगीत जो है राजस्थान लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही पूछा गया है प्रश्न में। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
और राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस जो है एक प्रकार का धार्मिक लोकगीत है। और यही तो पूछा जा रहा है कि साहित्य रीठ सु हरजस काई, तो हरजस जो है एक लोकगीत है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं। लोक गाथा क्या होता है? यह लोक साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण विधाएं हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं को दर्शाती हैं। ख्याल क्या होता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायकी है जिसमें गीत का रूप जो होता है जिसमें दो भाग होते हैं, एक विलंबित और एक द्रुत। और पवाड़ा क्या है? तो पवाड़ा राजस्थानी साहित्य में एक रचना है जिसमें बहादुरों के विशेष काम, वीरता और पराक्रम का वर्णन किया जाता है। तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। पहला विकल्प है अवनलकाएं, दूसरा है सेम, तीसरा है चादर धुलन और चौथा है भूमि सरपण। तो चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? गहरी और सकरी घाटियां जिन्हें स्थानीय रूप से खड्ड कहा जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? तो अवनलकाएं कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सू आख्यान काव्य कुन लिख्यो। तो प्रश्न का मतलब क्या है? राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण शीर्षक से आख्यान किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पदम भगत, दूसरा है मोहनता रघुनाथ, तीसरा है मेहोजी गोदारा और चौथा है सरवन भूकर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा तीसरा विकल्प मेहोजी गोदारा। राजस्थानी साहित्य में रामकथा का महत्वपूर्ण स्थान है और इस पर आधारित रामायण शीर्षक से आख्यान काव्य मेहोजी गोदारा द्वारा लिखा गया है। मेहोजी गोदारा एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा में काव्य रचनाएं की हैं और रामकथा को राजस्थानी भाषा की साहित्यिक परंपरा में शामिल किया है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। पदम भगत जो थे ये राजस्थानी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। मोहनता रघुनाथ ये राजस्थानी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनकी रचनाएं याद रखिएगा, मारवाड़ रा परगना री विगत और नैनसी री ख्यात। और सरवन भूकर ये राजस्थानी साहित्य के एक अन्य प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? धनजी की जुगनी, मरुधरा की महक, गवर गूंगा गांव आ बुहारिन। तो ये रचनाएं याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि पहले जब मैंने सॉल्व करवाया था सिर्फ आपको आंसर बता दिए थे, लेकिन अब मैं डिटेल सॉल्यूशन इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको कुछ तो लाभ मिले। आपका जो एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और विकल्प इसीलिए मैं साथ में बताती चल रही हूँ। प्रश्न यदि थोड़ा सा भी घुमाया फिराया जाएगा तब भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है अंतः कृषि, तीसरा है व्यापारिक कृषि और चौथा है बागानी कृषि। तो राजस्थान में वालर कृषि किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे ही झूम खेती कहते हैं, इसे ही कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। तो ये आप साथ में याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है? ये जो खेती है स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? भूमि के एक बड़े से हिस्से को साफ किया जाता है और उसमें जो खरपतवार वनस्पति उगी होती है उसे काटकर वहीं जला दिया जाता है। फिर जो राख होती है उसे उसी भूमि में मिलने दिया जाता है। भूमि पर कोई हल नहीं चलाया जाता है, ऐसे ही बीज डाल दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, फिर किसी और भूखंड पर इसी तरीके से खेती की जाती है। तो याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पहला विकल्प है 1992, दूसरा है 1982, तीसरा है 1972 और चौथा है 1962।
तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम शिकार, प्रजातियों के संरक्षण और वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। पहला विकल्प है तीखी धार, दूसरा है हाडा खोड़ी, तीसरा है धान कथावा और चौथा है बारीक बात। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा सी विकल्प धान कथावा। राम स्वरूप किसान राजस्थानी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं और उनकी कहानियां राजस्थानी जनजीवन, संस्कृति और सामाजिक वास्तविकताओं की सजीव प्रस्तुति करती हैं। उनकी कहानियों के संग्रह का नाम है धान कथा। यह संग्रह राजस्थानी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? पहला है भगवंत सिंह, दूसरा है जगत सिंह, तीसरा है जसवंत सिंह और चौथा है मान सिंह। तो जहांगीर ने मुगल शासक बनने के बाद मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मान सिंह एक प्रमुख राजपूत नेता और सम्राट अकबर के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे, जिन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान 7,000 का उच्च पद का मनसब धारण किया था। और जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो उन्होंने क्या किया? राजनीतिक कारणों और मुगल प्रशासन के पुनर्गठन के कारण मान सिंह के मनसब को 7,000 से घटाकर 5,000 कर दिया। तो याद रखिएगा डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब मनसबदारी प्रणाली क्या है? मुगल प्रशासन और सैन्य पदानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। इसने अधिकारियों को मनसब नामक रैंकों में वर्गीकृत किया, जिसने उनकी स्थिति, वेतन और उनके द्वारा नियंत्रित सैनिकों की संख्या निर्धारित की। तो ये याद रखिएगा अकबर द्वारा इसे शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? पहला है भोपे, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है बंजारे और चौथा है सरगटे। तो फड़वाचन से संबंधित कौन है? भोपे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भोपे समुदाय पारंपरिक रूप से लोक कथाओं के पाठ से जुड़ा हुआ है, जिसमें फड़ भी शामिल है। फड़ क्या है? राजस्थान में कहानी सुनाने का एक पारंपरिक रूप है। तो ये याद रखिएगा। कालबेलिया जो होते हैं ये अपने नृत्य और सांप मंत्र मुग्ध करने की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। तो कालबेलियों के बारे में ये याद रखिएगा। और अन्य समूह जैसे बंजारे और सरगडे की अपनी अलग प्रथाएं हैं और ये फाड़वाचन से संबंधित नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? पहला है स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है ढाढी और चौथा है ख्याल। तो लोक नाट्य की शैली नहीं है राजस्थान की ढाडी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ढाडी जो है मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाने वाली बल्लाद गायन की परंपरा है। तो याद रखिएगा। और राजस्थान की लोक नाट्य शैलियों में स्वांग, रम्मत और ख्याल शामिल है। अब रम्मत क्या है? लोक रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसे अक्सर ग्रामीण राजस्थान में त्योहारों और मेलों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। स्वांग क्या है? इसमें क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है और हास्य और व्यंग पर ये जोर देता है। और ख्याल एक लोकप्रिय नाट्य शैली है जिसमें संगीत, नृत्य और कहानी कहना शामिल है, जो अक्सर ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। तो इन सबके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है? पहला विकल्प है साक्षर, दूसरा है निरक्षर, तीसरा है स्नातक और चौथा है विज्ञ। तो जनगणना 2007 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है तो उसे साक्षर कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय री पीठ कठिने है। जसनाथी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, ये पूछा गया है।
पहला है पीपासर, दूसरा है कतरियासर, तीसरा है मुकाम तालवा और चौथा है सिंगरासर। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित कतरियासर गांव में है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कतरियासर को जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी विशेष महत्व देते हैं क्योंकि यह जसनाथ जी का प्रमुख स्थल है। और विकल्प लिखे हुए हैं। पीपासर गांव जो है नागौर जिले में स्थित है और इसे झुंझुनू जिले का हिस्सा भी माना जाता है। और मुकाम तालवा, ये गांव राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, राजस्थान के बीकानेर जिले में। और सिंगरासर, ये भी बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला है मदन सिंह, दूसरा है गोपाल सिंह, तीसरा है गोपी लाल यादव और चौथा है त्रिलोक चंद माथुर। तो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने और वर्तमान राजस्थान में स्थित करौली की रियासत में लोगों के अधिकारों का दावा करने के लिए की गई थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। अगला प्रश्न है मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं? पहला है जोधपुर नागौर, दूसरा है पाली सिरोही, तीसरा है झालावाड़ कोटा और चौथा है अजमेर जयपुर। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये झालावाड़ और कोटा जिलों में विस्तृत हैं। मुकुंदरा पहाड़ियां, जिन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये झालावाड़ और कोटा में स्थित हैं। यह आरक्षित क्षेत्र राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है और रणथंभौर और सरिस्का के बाद राज्य में तीसरा बाघ अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? पहला है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है मेव किसान आंदोलन, तीसरा है वेंगू किसान आंदोलन और चौथा है पारसौली किसान आंदोलन। तो ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जमींदारों और रियासत के अधिकारियों के दमनकारी व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान के लिए ट्रेंच आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है जरगा और चौथा है तारागढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला विकल्प है राजसमंद, दूसरा है अजमेर, तीसरा है झालरापाटन और चौथा है नागौर। तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में। सी विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में आयोजित सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक शहर झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। यह मेला चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। और यह कई किसानों और पशुपालकों को आकर्षित करता है जो अपने पशुओं, जिसमें गाय, बैल, ऊंट और घोड़े शामिल हैं, का व्यापार करने के लिए आते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो किन भांत रो काव्य है? पहला विकल्प है वीर काव्य, दूसरा है प्रेम काव्य, तीसरा है भक्ति काव्य और चौथा है प्रकृति काव्य। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? इस बार हो सकता है इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाए। तो बीसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल है। अब इसमें पूछा गया है कि किन भांतरो काव्य, यानी ये कैसा काव्य है? तो ये एक सिंगार प्रदान काव्य है और ये प्रेम काव्य है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
यह पुरानी राजस्थानी भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध रासो काव्य है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण है, लेकिन श्रृंगार रस प्रधान है। यह काव्य घटनात्मक नहीं बल्कि वर्णनात्मक है, जिसमें बीसल देव और राजमती के प्रेम, विवाह और वियोग का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। अब वीर काव्य कौन होते हैं? ऐसा काव्य जो वीरता, साहस और युद्ध की भावना को व्यक्त करता है। प्रेम काव्य कौन होते हैं? जो प्रेम के विभिन्न रूपों, भावनाओं और अनुभवों को दर्शाते हैं। और भक्ति काव्य क्या होते हैं? ऐसा काव्य जो ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और प्रकृति काव्य क्या है? प्रकृति से जुड़ी काव्य रचनाओं को कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक दुनिया का वर्णन, उसके साथ जुड़ाव या उसके बारे में विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो सबके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है जयपुर और चौथा है जोधपुर। तो कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो कजली तीज है वह किस महीने में मनाई जाती है? ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। एक हरियाली तीज होती है, एक कजली तीज होती है। तो अंतर याद रखना है। कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, ये आप लोग बताइएगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में ये सभी त्योहार पढ़ाए हैं। तो कजली तीज का जो त्योहार होता है ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और जो हरियाली तीज होती है वो कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज जो है ये श्रावण मास में मनाई जाती है। तो दोनों ही बातों में आप लोगों को अंतर याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, दूसरा है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, तीसरा है भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना और चौथा है राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत गौरव ट्रेन पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करके घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य थीम आधारित ट्रेन सेवाएं प्रदान करना है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है प्राकृतिक गैस, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है चूना पत्थर। तो मानहेरा टिब्बा ये किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? ये है प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है नाथ द्वारा, तीसरा है अलवर और चौथा है जोधपुर। तो महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा। जब मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था। नाथ द्वारा चित्रकला भगवान कृष्ण के अवतार श्रीनाथ जी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो इस प्रश्न में कई लोगों को कंफ्यूजन था। जब ये वीडियो पहले आई है, जब मैंने पहले पेपर सॉल्व करवाया तब कई लोगों को इस प्रश्न में कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कृष्णा कुमारी जो थी ये उदयपुर राज्य की
राजकुमारी थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा, उदयपुर इसमें सही है। आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार ही मैं उत्तर बता रही हूँ। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग याद ही कर लीजिए बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। पहला है उपरमाल, दूसरा है भूराट, तीसरा है गिरवा और चौथा है उड़िया। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? भूराट। बी विकल्प सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ के बारे में ये क्या याद रखना है? कुंभलगढ़ राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह किला चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का किला याद रखिएगा, गढ़ का मतलब किला होता है, कुंभलगढ़ लिखा हुआ है। और यह 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। और गोकुंदा जो है उदयपुर जिले में, गोकुंदा जो है उदयपुर जिले में स्थित है और हल्दी घाटी के युद्ध में अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। पहला विकल्प है तेजाजी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है पाबू जी और चौथा है गोगा जी। तो किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? गोगा जी को। डी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान के जो लोक देवता हैं, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मेरे चैनल पर लगातार जुड़ा हुआ है। तो आपका जो पहला वाला पार्ट है जिसमें राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। जीके भी मैंने पढ़ाया है। आपका सामान्य विज्ञान भी कंप्लीट पढ़ा दिया है। जो आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और उसमें जितने भी टॉपिक हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एक मैराथन क्लास भी आ चुकी है जिसमें मैंने सभी टॉपिक एक साथ कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इतना मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो लोक देवता हैं उनके बारे में याद रखिए। तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, ये लोक देवता है। इनकी पूजा उनके वीरतापूर्ण कार्यों और सुरक्षात्मक शक्तियों के लिए की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला विकल्प है दीपा, दूसरा है लालचंद, तीसरा है मंडन और चौथा है चंपा लाल। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मंडन जो है ये राजस्थान के सबसे प्रमुख किलों में से एक कुंभलगढ़ किले के मुख्य शिल्पी थे। यह किला 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये तो आपको अभी बताया ही था। और कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, जो 36 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं, जो इसे चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार बनाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आदिकालीन चारण शैली रा रचनाकार नी है। पहला है श्रीधर व्यास, दूसरा है बादर ढाडी, तीसरा है गार्डन शिवदास और चौथा है वज्रसेन सूरी। तो आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार वज्रसेन सूरी हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आदिकालीन चारण शैली के प्रमुख रचनाकार थे पृथ्वीराज रासो, अगला प्रश्न दिया गया है, आदिकालीन चारण शैली रा रचनाकार नहीं है, यानी आदिकालीन चारण शैली के जो रचनाकार नहीं है वह बताने हैं। पहला है श्रीधर व्यास, दूसरा है बादर ढाडी, तीसरा है गार्डन शिवदास और चौथा है वज्रसेन सूरी। तो वज्रसेन सूरी आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है, बल्कि ये जैन साहित्यकार थे और उनकी रचनाएं जैन साहित्य में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे। पहला विकल्प है गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा है अजमेर नागौर, तीसरा है कोटा बूंदी और चौथा है उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है ये पूछा जा रहा है, तो कोटा और बूंदी में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा बारां, झालावाड़, इसमें भी ये बोली जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बांगड़ी बोलियां बोली जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में पंजाबी भी बोल दी जाती है। अजमेर और नागौर में मुख्य भाषाएं जो हैं मारवाड़ी और हिंदी है और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है। तो याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला विकल्प है वैष्णव धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है शैवपंथी। तो तेरापंथी जो संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जैन धर्म। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो मुख्य रूप से श्वेतांबर परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पहला विकल्प है सेवन, दूसरा है धामन, तीसरा है कराड़ और चौथा है सालर। तो कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सालर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सालर जो है घास की प्रजाति नहीं है बल्कि भारत में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये घास नहीं है बल्कि एक पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। सुधा माता मंदिर रोपवे जालौर, मनसापुरा करड़ी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, तीसरा है बालाजी रोपवे सामोद जयपुर और चौथा है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है बल्कि अजमेर के पास पुष्कर में स्थित है। तो यही सुमेलित नहीं है, यही सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथेतर गद्य री पोथी ओलू री अख्याता रा रचनाकार है। पहला है शिवराज छगानी, दूसरा है मुरलीधर व्यास, तीसरा है नेम नारायण जोशी और चौथा है ब्रज नारायण पुरोहित। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है सी विकल्प, नेम नारायण जोशी। नेम नारायण जोशी राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? पहला है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसके कुछ हिस्से बाड़मेर में भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और ये भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह उद्यान अपने अद्वितीय मरु पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है जिसमें रेत के टीले, चट्टानी संरचनाएं और नमक झील के तल शामिल हैं और गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है ये भी याद रखिएगा, गोडावन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार हैं। पहला विकल्प है बारहट ईसरदास, दूसरा है ठाकुर राम सिंह, तीसरा है पृथ्वीराज राठौर और चौथा है संत विठल दास। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौर। सी विकल्प सही हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी री डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है और इसकी रचना पृथ्वीराज राठौर द्वारा 1580 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी जान लीजिए। बारहट ईसरदास की रचनाएं हैं वीर सतसई और घोड़ा री हाल। और बारहट ईश्वरदास राजस्थान के प्रसिद्ध काव्य शिरोमणि कहे जाते हैं और उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान से डिंगल भाषा को समृद्ध किया है। ठाकुर राम सिंह की रचनाएं याद रखिए, राम रसायन और राजपूताना चारण। और संत विठल दास की रचनाएं विठल भजनों और संतवारी।
ये याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं बताती चल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? पहला है हाड़ौती, दूसरा है वागड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है अवधी। तो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो अवधी नहीं बोली जाती है, डी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख बोलियां याद रखिएगा, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, शेखावाटी और मालवी। याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी जो है ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, काली मृदा जानी जाती है? पहला है कांप मिट्टी से, दूसरा है लैटराइट मिट्टी से, तीसरा है रेगुर मिट्टी से और चौथा है बांगर एवं खादर मिट्टी से। तो काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से, सी विकल्प सही हो जाएगा। मराठी शब्द है रेगुर, तो ये याद रखिएगा। और काली मृदा जो है कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? पहला है कोटा, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है उदयपुर। तो किस भाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर में। उदयपुर वाले कमेंट कीजिएगा। उदयपुर संभाग में राजस्थान में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है, जो राज्य के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदयपुर संभाग में मक्का जो है एक प्रमुख फसल है, क्योंकि अनुकूल जलवायु है वहां पर और मिट्टी की उर्वरता भी है मक्का के लिए अनुकूल है, इसीलिए यहाँ पर मक्का अधिक भाग में पैदा होती है, अधिक मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है करौली और चौथा है जयपुर। तो कला प्रेमी सावंत सिंह किशनगढ़ के शासक थे, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, कब लागू की गई? पहला है 2008, दूसरा है 2006, तीसरा है 2010 और चौथा है 1988। तो राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में लागू की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? पहला विकल्प है हाथ, दूसरा है गर्दन, तीसरा है कान और चौथा है सिर। तो बोरला आभूषण सिर पर धारण करती हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनास नदी का उद्गम है, पहला है करौली की पहाड़ियां, दूसरा है बैराट पहाड़ियां, तीसरा है नाग पहाड़ और चौथा है खमनौर की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बनास नदी का उद्गम है खमनौर की पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरखान है, पहला विकल्प है रेत के टीले, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है पहाड़ियां और चौथा है झीलें। तो बरखान क्या है? बरखान जो है रेत के टीले हैं और ये वायु क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रखड़ी और टोटी हैं, पहला विकल्प है महिलाओं के गहने, दूसरा है पुरुषों के वस्त्र, तीसरा है स्वदेशी जूते और चौथा है साफों के प्रकार। तो रखड़ी और टोटी ये महिलाओं के आभूषण है, महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। रखड़ी जो है ये सिर का आभूषण है और टोटी जो है कान के आभूषण है। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपको आभूषणों से संबंधित जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला विकल्प है बालाथल, दूसरा है आहड़, तीसरा है गुलूंड और चौथा है कालीबंगा। तो धूलकोट कहा जाता है आहड़ को, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह एक ताम्रपाषाण बस्ती थी, जिसका समय लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच था और यह स्थल अपने किलेबंद बाड़ों, भंडारण संरचनाओं, विशिष्ट काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजा बांध बनाया गया है, पहला विकल्प है मेज नदी पर, दूसरा है कोठारी नदी पर, तीसरा है चंबल नदी पर और चौथा है बनास नदी पर। जो मेजा बांध है ये बनाया गया है कोठारी नदी पर। मेजा देखकर मेज मत टिक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। जानबूझकर आपको इस तरीके के विकल्प दिए जाते हैं कि आप गलत कर दें, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी की है आपने, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी विकल्प सही है, कोठारी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई? पहला विकल्प है 1958, दूसरा है 1948, तीसरा है 1938 और चौथा है 1968। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1948 में। बी विकल्प इसमें आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना गया है, इसकी परिकल्पना 1948 में कंवर सेन ने की थी, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? पहला है ताम्रयुगीन, दूसरा है पुरापाषाण, तीसरा है मध्यपाषाण और चौथा है नवपाषाण। तो गणेश्वर जो है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ताम्रयुगीन है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है धन्ना जी और चौथा है जाम्भोजी। तो बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? जाम्भोजी ने। इन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है गोराधाय, दूसरा है बालाधाय, तीसरा है बीजलधाय और चौथा है लाछाधाय। तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है गोराधाय को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गोराधाय को उनके असाधारण त्याग और निष्ठा के लिए मारवाड़ की पन्नाधाय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया? पहला विकल्प है 2012-13, दूसरा है 2021-22, तीसरा है 2014-15 और चौथा है 2017-18। तो राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? पहला विकल्प है 1949 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1952 में और चौथा है 1953 में। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ 1950 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? पहला है सरल से जटिल, दूसरा है निउद्देश्य, तीसरा है जटिल से सरल और चौथा है सीखने में अधिक समय लगाने वाली। तो शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? सरल से जटिल, यानी पहले सरल अवधारणाएं प्रस्तुत करनी चाहिए फिर जटिल। तो पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो कितने जिले आते हैं आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान के कितने जिले आते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत? 4। याद रखिएगा कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है दुर्बल वर्ग में, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, तीसरा है गरीबी रेखा के नीचे का समूह में और चौथा है अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में। तो ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह में, या इसे ही अलाभित या जो प्रचलित शब्द है वंचित वर्ग, इसमें इन्हें वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 व 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। करंट अफेयर का ये प्रश्न है, 2023 से संबंधित है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा उसे देख लीजिए, लेकिन इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना तो नहीं होती है, क्योंकि
ये प्रश्न तो करंट से संबंधित है। इसमें आपका बी विकल्प सही था, उदयपुर में आयोजित किया गया था जॉब मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? उस समय में खबरों में थे जब ये पेपर हुआ था, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। पहला विकल्प है अजमेर में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है अलवर में और चौथा है भरतपुर में। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय ये स्थित है, कहाँ स्थित है? भरतपुर में। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला विकल्प है तबीजी, दूसरा है दुर्गापुरा, तीसरा है सूरतगढ़ और चौथा है जैतसर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सूरतगढ़ के कृषि फार्म को एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह फार्म लगभग 12,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला है। यह आपको याद रखना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, सरसों और कपास जैसी फसलों की खेती के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? पहला है PEEO, दूसरा है ADEO, तीसरा है BEEO और चौथा है CBEO। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? CBEO फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो इसमें आपका डी विकल्प हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से है? पहला विकल्प है कैप्टन सोनाली मिश्रा, दूसरा है तनुश्री पारिक, तीसरा है लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता और चौथा है कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। जनवरी 2023 में उन्हें 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट में तैनात किया गया था। तो याद रखिएगा इनका नाम कैप्टन शिवा चौहान। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो ये उस समय सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा, उस समय का पेपर है। तो इसमें आपका जैसमंद विकल्प सही था, डी विकल्प। बाबा मगरा द्वीप राजस्थान के उदयपुर के पास जैसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित है। तो ये याद रखिएगा। जैसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें आपका पहला विकल्प सही था, कृति भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पहला विकल्प है एथलेटिक्स, दूसरा है निशानेबाजी, तीसरा है नौकायन और चौथा है तीरंदाजी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प एथलेटिक्स। पद्मश्री जो है, पद्मश्री के बारे में याद रखिए, यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और लोक मामले शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम फिल करना है सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। पहला है 1/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 2/3 और चौथा है 3/4। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प,
विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अधिदेशित एक निकाय है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कामकाजों में माता पिता और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया। पहला है 19 जुलाई 2021, दूसरा है 27 जुलाई 2021, तीसरा है 25 जुलाई 2021 और चौथा है 23 जुलाई 2021। तो राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों 29 जुलाई 2021 से शुरू किया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना और समर्थन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? पहला है 1965, दूसरा है 1994, तीसरा है 1966 और चौथा है 1976। तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी शॉर्ट में से कहते हैं NBPGR। तो इसका प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? 1965 में जोधपुर में। अब आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखिए जोधपुर में। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1976 में की गई। ये भी याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक प्रमुख संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। पहला है पाली, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है उदयपुर। तो सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में स्थित है। डी विकल्प इसमें हो जाएगा सही, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। कितने पदक जीते गए ये आपको बताना है। तो अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए पैरालंपिक्स 2020 में, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो ये भी याद रखिएगा। और टोक्यो पैरालंपिक्स कोविड-19 महामारी के कारण 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। ये आप याद रखिएगा। और भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? पहला है 2014-15, दूसरा है 2013-14, तीसरा है 2021-22 और चौथा है 2017-18। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2013-14 में। बी विकल्प इसमें हो जाएगा सही। इस योजना का उद्देश्य क्या था? विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर डिजिटल अंतर को पाटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है पूछा गया है। पहला है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है पाली और चौथा है जोधपुर। तो प्रख्यात स्थल अंबिका माता मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें हो जाएगा सही, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। पहला है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, दूसरा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, तीसरा है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में और चौथा है BSF फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। तो ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रा हिंद 22 दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित एक सैन्य
संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट का प्रश्न है ये। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। पहला है घूमर, दूसरा है भवई, तीसरा है कठपुतली और चौथा है गैर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो घूमर जो है राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भवई जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली जो है पारंपरिक कठपुतली सो कला रूप है। और गैर जो है पारंपरिक लोक नृत्य है जो होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? पहला है निशानेबाजी, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है नौकायन और चौथा है मुक्केबाजी। तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया नौकायन में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, नौकायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्या है? पहला है सक्रिय प्रक्रिया, दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, तीसरा है निष्क्रिय प्रक्रिया और चौथा है शांत रहना। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, व्यवहार या क्षमताएं अर्जित करता है और इसमें कई तरीके की गतिविधियां और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उस समय का ये प्रश्न है, तब स्थापित किया जा रहा था। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है जोधपुर और तीसरा है उदयपुर और चौथा है बीकानेर। अब तो ये कंप्लीट हो गया होगा, तब स्थापित किया जा रहा था, यानी तब इसका निर्माण कार्य चल रहा होगा। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राजस्थान आरटीई अधिनियम में 10 भाग और 29 धाराएं हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। और ये बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का ढांचा प्रदान करती हैं। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा अधिनियमित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। यह अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पास के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बी विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अजमेर। तो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। हिंदी में क्या है? अभिलेखागार। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 फिल करना है। आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। पहला है 3 से 18 वर्ष, दूसरा है 6 से 14 वर्ष, तीसरा है 6 से 16 वर्ष और चौथा है 6 से 22 वर्ष। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और प्रभावी हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में फिल करना है तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। पहला है 2023, दूसरा है 2026, तीसरा है 2025 और चौथा है 2024। तो इसकी अवधि तो अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि इसका उद्देश्य था 2024 तक हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शुरू किया गया था 2019 में, यह भी याद रखिए।
अगला प्रश्न है अजय सिंह शेखावत से संबद्ध हैं। पहला है निशानेबाजी, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है भारोत्तोलन और चौथा है हॉकी। तो अजय सिंह शेखावत ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। पहला है अमूर्त से मूर्त, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा है अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों, और चौथा है मूर्त। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, मूर्त से अमूर्त? इसका अर्थ है कि ठोस वास्तविक जीवन या दृश्य श्रव्य सामग्री से शुरुआत करनी चाहिए ताकि छात्रों को जो अवधारणा है वह समझ सकें वे, और फिर उन्हें अधिक अमूर्त अवधारणाओं या सिद्धांतों को समझने की दिशा में बढ़ाना चाहिए। तभी तो अमूर्त को बाद में बताना चाहिए और जिनसे छात्र परिचित हैं उन्हें पहले बताना चाहिए। तो उसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और चौथा है शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये की गई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? ये प्रश्न जो है कंफ्यूजन वाला है। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसमें जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई उसमें आपका जो उत्तर माना गया तीसरा विकल्प माना गया कि कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में अध्यापकों के कितने स्वीकृत पद होंगे? तो 4। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, कई लोग कह रहे थे कि इसमें डी विकल्प सही होना चाहिए। अब आपकी ऑफिशियल आंसर की में सी विकल्प माना गया है, तो इसे ही सही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है दौसा, दूसरा है करौली, तीसरा है धौलपुर और चौथा है अलवर। तो बीबी जरीना का मकबरा जो है ये धौलपुर में स्थित है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। माना जाता है कि बीबी जरीना एक सम्मानित ऐतिहासिक महिला थी और यह मकबरा उनकी विरासत का प्रतीक है। यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का एक उदाहरण है जिसमें जटिल डिजाइन और कारीगरी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? पहला है भारतीय भेड़िया, दूसरा है बिज्जू, तीसरा है भालू या रीछ और चौथा है कुरजा। तो कौन सा जीव जालौर जिले का शुभंकर है, भालू या रीछ? सी विकल्प इसमें आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। पहला विकल्प है सीमा सुरक्षा बल से, दूसरा है वायुसेना से, तीसरा है भारतीय नौसेना से और चौथा है भारतीय तटरक्षक से। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? सीमा सुरक्षा बल से। पहला विकल्प इसमें हो जाएगा आपका सही। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा चरम शीतकालीन परिस्थितियों के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह ऑपरेशन राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में किया जाता है, जहां दृश्यता और कठोर जलवायु सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। तो याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? पहला है 1961, दूसरा है 1975, तीसरा है 1993 और चौथा है 2000। तो RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया 1975 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसको पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 में। दोनों ही बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट यानी प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। पहला है 25:1, दूसरा है 30:1, तीसरा है 35:1 और चौथा है 40:1। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है 30:1 होता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? पहला है मॉरिस एल कुक, दूसरा है वुड्रो विल्सन, तीसरा है पीटर ड्रकर और चौथा है मेरी पार्कर। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं वुड्रो विल्सन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वुड्रो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने ये जो इनकी रचना लिखी हुई है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रचना की, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसका बताना है करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो सी सेड टू देम आर यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, सी सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू रेडी फॉर द इवेंट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बहुत अच्छे से आप लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, पूरे आपके टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। अम्ल क्षारक लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश, बल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। एक मैराथन क्लास भी आई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, चेक कीजिएगा तो आपको वहां पर ये सभी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए पूछा गया है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक स्वरूप बदल जाता है, आकृति आकार बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो बस इतना ही एक जो ट्रिक है याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ नहीं बनेगा। अब पहला विकल्प है मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, दूसरा है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तीसरा है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन और चौथा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना। तो भौतिक परिवर्तन है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। तार चमक रहा है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है। तार जब गर्म किया गया तब चमकता है, जब ठंडा करेंगे तो तार ही रहेगा, चमकने पर भी तार ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो यही भौतिक परिवर्तन हो गया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलस पर्वत कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है अफ्रीका। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके जो पर्वत हैं उनके बारे में और जान लीजिए, फिर अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, उत्तरी अमेरिका में कौन से पर्वत हैं? रॉकी पर्वत और अपलेशियम पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है जो दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। और यूरोप में आल्पस पर्वत है और पाइरेनीज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह बताना है। पहला है पुस्तक, दूसरा है पहाड़, तीसरा है गंगा और चौथा है लड़का। तो पुस्तक से सभी पुस्तकों के बारे में जानकारी मिल रही है। कोई एक निश्चित पुस्तक का नाम लिखा होता तो वह जातिवाचक संज्ञा होती। जब किसी का नाम दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे गंगा। अब यहाँ पर नदी लिखा होता तो वह जातिवाचक संज्ञा नहीं होती।
तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ये हमें सवाल दिया गया है, हमें x का मान बताना है। तो 395 से भाग दे दीजिए 2765 में। 395 से आप जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा 7 बार। तो x का मान कितना हो गया? 7। पहला विकल्प इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? रेडॉक्स अनुमापन में। तो रेडॉक्स अनुमापन में किसका प्रयोग किया जाता है? K2Cr2O7 का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री दिलाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। हमें शुद्ध शब्द छांटना है, तो शुद्ध शब्द है अभिज्ञ। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संलग्न आकृति में ए बी समांतर सी डी, तो एक्स का मान बताइए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक डॉटेड डॉटेड ऐसी लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। कोण ए ओ ई, ए ओ और ई कितना होगा? ये होगा आपका 80। ये है उतना ही, ये होगा 80 अंश। और कोण सी ओ एफ ये कितना होगा? जितना ये है 20। एक्स का मान पूछा गया है, 80 और 20 को जोड़ देंगे 100 अंश हो जाएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? पहला है नौकर पानी भरता है, क्या भर रहा है? पानी। वह फुटबॉल खेलता है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। रमा हंसती है, क्या हंस रही है? नहीं पता है, हंस रही है। तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है सलुम्बर में, दूसरा है कुड़की में, तीसरा है चित्तौड़गढ़ में और चौथा है उदयपुर में। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये कुड़की कहाँ है? नागौर जिले में आता है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान से पहले व्यक्ति थे, कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? पहला है बलवंत सिंह मेहता, दूसरा विकल्प है जसवंत सिंह, तीसरा है जय नारायण व्यास और चौथा है माणिकलाल वर्मा। तो बलवंत सिंह मेहता राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। और कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला है नाम धातु, दूसरा है प्रेरणार्थक, तीसरा है सार्वकालिक और चौथा है पूर्वकालिक। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ही हैड नॉट डन द वर्क। तो इसमें जो पैसिव वॉइस है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम। पहला विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट, यानी वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है? हिंदी वाले हिंदी का देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लें। पहला विकल्प है ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल एथेनॉल प्लस CO2, दूसरा है ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल CO2 प्लस जल, तीसरा है ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल CO2 प्लस जल। तो यही इसमें सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। वायवीय श्वसन क्या होता है? एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में PQ समांतर RS X का मान बताना है। तो क्या करें इसमें क्या करना है? अंतःकोणों की अवधारणा के अनुसार इन दोनों को जोड़ देना है, X का मान निकाल लेना है, 42 अंश आएगा उत्तर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर देना है, आ जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स टाइम वी, तो इट्स टाइम वी लेफ्ट, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द थीप हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान के राज्य कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? पहला है रीको, दूसरा है राजस्थान वित्त निगम, तीसरा है राज्य सीको और चौथा है राजस्थान विपणन बोर्ड। अब विपणन की सुविधा प्रदान करता है तो आपका जो उत्तर का, यदि आपको पता नहीं है तो आप डी विकल्प लगाएंगे, लेकिन इसमें सी विकल्प सही माना गया था, राजसी को। याद रखिएगा, सी विकल्प सही है, राजसी को। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग नियत होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 की निकटतम अभाज्य संख्या, तो 80 की निकटतम पूछी गई है 79, 79। बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा सी विकल्प, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। पहला विकल्प है हिपेरिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है हिस्टामिन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, हिपेरिन। हिपेरिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदित है जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोककर रक्त के थक्के बनने से रोकता है। अगला प्रश्न है, रैखिक युग्म के कोणों का योग। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश। बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इतना कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला है जादू की लालटेन, दूसरा है बुलेटिन बोर्ड, तीसरा है ग्राफ और चौथा है लिंगुआ फोन। तो वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करना है, ग्राफ सबसे उपयुक्त होगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना है ये पूछा गया है। लिखा है शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, दूसरा है निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने लगेंगे, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे और चौथा है उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो यदि आपकी कक्षा के बच्चे गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो आपको शिक्षण विधियों में सुधार करना है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? पहला है शासन व्यवस्था, दूसरा है कृषि, तीसरा है वनस्पति और चौथा है धार्मिक स्थान। तो कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करेगी? शासन व्यवस्था, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है, परिभाषा लिखी हुई है। लिखा है मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा है मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा है मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है,
संरचनात्मक मूल्यांकन और चौथा है मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें डी विकल्प सही है आपका। डी विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को कहते हैं। पहला है नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है श्याम पट्ट। तो श्याम पट्ट पर कक्षा में लिखा जाता है, जो विषय पढ़ाया जाता है। हरित पट्ट। हरित पट्ट श्याम पट्ट जैसा ही होता है, बस हरे रंग का होता है, चौक द्वारा उस पर लिख सकते हैं। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, फिलालेन बोर्ड। फिलालेन बोर्ड जो है एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर फेल्ट या अन्य चिपचिपे पदार्थ से चित्र या शब्द चिपकाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? पहला है वैधता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है विभेदकारता। तो जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर समान हो तो इसमें विभेदकारता का अभाव रहेगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। विभेदकारता क्या है? परीक्षा की एक सक्षम क्षमता होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा विभिन्न छात्रों के बीच अंतर को पहचान सके। अगला प्रश्न है स्पीच मस्ट प्रोसीड। तो इसमें रीडिंग और राइटिंग, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है संकलनात्मक परीक्षण और चौथा है योगात्मक परीक्षण। तीसरा है संकलनात्मक और योगात्मक और चौथा है निर्माणात्मक परीक्षण। तो विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो परिचर्या विधि क्या होता है? चर्चा पद्धति जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। तो जो उपयुक्त नहीं है वह बताना है, तो सौर मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिरेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? पहला है प्रतिभाशाली, दूसरा है मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थी, तीसरा है औसत विद्यार्थी और चौथा है सृजनशील विद्यार्थी। तो डिरेकोली विधि एक विशेष वैशैक्षिक विधि है जिसका उपयोग मानसिक विकार और मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में किया जाता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मानसिक विकार और मंद बुद्धि विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला है अनुदेशक एवं सहजकर्ता, दूसरा है अनुदेशक एवं अभिप्रेरक, तीसरा है सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, तीसरा है मार्गदर्शक एवं चौथा है मार्गदर्शक एवं अनुदेशक। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह सी विकल्प है, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? पहला है सोख्ता, दूसरा है रेगमाल, तीसरा है अभिलेखी और चौथा है अस्तर। तो फ्लेनल बोर्ड के पीछे रेगमाल कागज चिपका रहता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए कौन सा मेथड है? पहला है बिलिंगुअल, दूसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, तीसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और चौथा है डायरेक्ट मेथड। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए है बिलिंगुअल मेथड, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT? तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? पहला है बिंदु विधि, दूसरा है रेटिंग विधि, तीसरा है ग्रेडिंग विधि और चौथा है प्रतिशत विधि।
तो शिक्षक क्या कर रहा है, उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। तो वह प्रयोग कर रहा है बिंदु विधि। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बिंदु विधि में उत्तर के प्रत्येक सही गुण या घटक के लिए विशिष्ट अंक निर्दिष्ट करना शामिल है। और विकल्प लिखे हुए हैं। रेटिंग विधि क्या है? इसका उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षक व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए विशिष्ट अंक निर्दिष्ट करने के बजाय उत्तर की समग्र गुणवत्ता या स्तर का मूल्यांकन करता है। ग्रेडिंग विधि क्या है? तो ग्रेडिंग विधि में समग्र प्रदर्शन या उपलब्धि के स्तर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं, ABC। और प्रतिशत विधि में सही उत्तरों या अंकों का प्रतिशत गणना करना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पहला है जेरोम ब्रूनर, दूसरा है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है थॉर्नडाइक। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है जेरोम ब्रूनर को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद के उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। और चौथा है रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। ये पूर्णतः गलत है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। रचनावाद जो है एक अधिगम सिद्धांत है जो इस विचार पर बल देता है कि शिक्षार्थी अपने अनुभवों और चिंतन के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 133 नंबर का प्रश्न, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? पहला है देखो और बोलो, दूसरा है वाक्य विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है ध्वनि साम्य विधि। तो वाचन की विश्लेषणात्मक विधि शिक्षा में ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य छात्रों को साहित्यिक सामग्री का गहन विश्लेषण और समझ प्रदान करना है। तो इसमें जो असंगत है वह है ध्वनि साम्य विधि। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? पहला है ग्रामोफोन, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है रेडियो और चौथा है एपिडायास्कोप। तो एपिडायास्कोप ये ऑडियो सहायक सामग्री नहीं है, यह दृश्य सहायक है। तो नहीं पूछा गया था, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी ब्रेविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट? यानी निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? पहला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा है अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, तीसरा है वस्तु समानुक्रम परीक्षण और चौथा है चित्र निर्माण परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है, पूछा गया है वस्तु समानुक्रम परीक्षण। तीसरा विकल्प इसमें हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। पहला है प्रतिगमन, दूसरा है दमन, तीसरा है आक्रमण और चौथा है अवसाद। तो रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा प्रतिगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की तुलना की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो ये रहता है 25%। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ आईईपी। आईईपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जो तीसरा विकल्प है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यायित किया? तो ये व्याख्यायित किया कैटल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है कोहलर चिंपांजी, दूसरा है स्किनर चूहा, तीसरा है पावलोव कबूतर और चौथा है थार्डनाइक बिल्ली। तो पावलोव ने कबूतर पर नहीं बल्कि कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो यही गलत है। तो यही इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? पहला है एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, दूसरा है यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, तीसरा है यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, और चौथा है यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। तो यही हो जाएगा सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर। जो गलत है वही हमें बताना था। पूछा गया था कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो इस बात के अध्ययन से संबंधित है कि लोग परिवेश में कैसे सीखते हैं। शैक्षिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण है। पहला है केवल वंशानुक्रम, दूसरा है केवल वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों, और चौथा है ना तो वंशानुक्रम ना ही वातावरण। तो वैयक्तिक विभिन्नता जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती व अक्षर बनाने में परेशानी होती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो जब भी प्रश्न आए जिसमें अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और लिखने से संबंधित हो, तो ध्यान रखिएगा डिस्ग्राफिया उस प्रश्न का उत्तर होता है। तो बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया क्या है? तो ये किसी व्यक्ति की संख्याओं और गणित से संबंधित अवधारणाओं को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्टोपिया एक अधिगम अक्षमता नहीं, एक काल्पनिक समाज को संदर्भित करता है जो अवांछनीय या भयावह है। और डिस्फेजिया एक भाषा विकार है जो बोलने और बोली जाने वाली भाषा को समझने को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आई समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? पहला है गार्डन मर्फी, दूसरा है हेनरी पी स्मिथ, तीसरा है क्रो एंड क्रो, और चौथा है वी एफ स्किनर। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा गार्डनर मर्फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। पहला है एम्बेडेड, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है लैपटॉप, और चौथा है स्वयं विनाशकारी। तो LUMI सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है। पहला है फॉन्ट साइज के लिए, दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, तीसरा है ऑल कैप्स के लिए, और चौथा है सब स्क्रिप्ट के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण हैं। पहला है बेतार, दूसरा है निर्देशित, तीसरा है केबल बेस कनेक्शन, और चौथा है वायर्ड। तो रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण हैं बेतार संचार के, वायरलेस के। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। पहला है एक शब्द तालिका में रखा गया, दूसरा है लिंक्ड, तीसरा है हाइपर लिंक्ड, और चौथा है एम्बेडेड। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला, एक शब्द तालिका में रखा गया।
और आखिरी प्रश्न, पुस्तकालय में डिजिटल रूप में रखना, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। पहला है ऑटो बुक कीपिंग, दूसरा है ऑफलाइन पुस्तकालय, तीसरा है डिजिटल बुक रिकॉर्ड और चौथा है डिजिटल पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। डी विकल्प इसमें हो जाएगा उत्तर। तो पूरे 150 प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहले भी इन प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है, तब मैंने जल्दी जल्दी से सिर्फ उत्तर को बता दिया था, डिटेल में आपको आंसर नहीं बताया था। इस बार प्रयास किया है थोड़ा आपको डिटेल में बताने के लिए। उस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।